नमस्कार साथियों। हमारी जो राजनीति विज्ञान की जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है उसमें आज का हमारा बिंदु होगा उपयोगितावाद। बिंदु होगा उपयोगितावाद। उपयोगिता दोस्तों, ये जो विचारधारा की जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला के अंदर आज हम जो जिस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये एक आधुनिक अवधारणा जो इस समय वर्तमान समय में जो है राजनीतिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो अवधारणा है वो है आपके उपयोगितावाद। तो इस उपयोगितावाद को सबसे पहले इसका अध्ययन करने से पहले हमें इसके अर्थ को जानना होगा, और विशेष रूप से जो है इस शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो इसके लिए एक शब्द निकलता है उपयोगी। उपयोग, और इस वाद का अर्थ होता है विचार, विचारधारा, यानी उपयोगी विचारधारा। उपयोगी किस तरीके से होगी, तो इस उपयोगी शब्द को समझने के लिए हमें राज्य नामक जो संस्था है, क्योंकि हम यहाँ राजनीतिक विचारों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो राजनीतिक विचारों की बात करने के लिए हमें राज्य नामक जो संस्था है इसके बारे में जो है हमारा जो केंद्र बिंदु है वो राज्य, और उस राज्य के अंदर निवास करने वाली प्रजा, प्रजा या लोग, इनके जो आपस के जो संबंध है, आपस के जो संबंध है, उस संबंधों के आधार पर ही हमारी सभी विचारधाराओं का जो है जन्म हुआ है। उसी प्रकार से आज हम जो बात कर रहे हैं उपयोगितावाद की, तो उसमें जो है वही चीज सामने आ रही है कि इस उपयोगी अर्थ को निकालने के लिए हमें इस राज्य और वहां निवास करने वाले नागरिकों, इसके नागरिकों का जो आपस का जो संबंध है, आपस का जो संबंध है, उसी के आधार पर हम इस उपयोगी शब्द का जो है अर्थ जो है आपके सामने जो आएगा। तो इसमें जो ये राज्य है, ये इनके लिए कितना उपयोगी है, यानी इस राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। यानी जो राज्य नामक संस्था बनी है, ये संस्था लोगों के लिए, नागरिकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये व्यवस्था शब्द यहां आया है दोस्तों, ध्यान रखना। ये व्यवस्था जो शब्द आया है यानी एक सिस्टम पैदा कर रहा है, एक तंत्र विकसित कर रहा है। ये जो तंत्र है ये किसका भाग है? राज्य का भाग है। राज्य एक संस्था है, इसका भाग है। तो जो राज्य है वो लोगों के लिए कितना उपयोगी है, यानी व्यवस्थाएं लोगों के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी उपयोगी है, कितनी उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता किस आधार पर जो है तय होगी। तो उसके लिए हमें दो शब्दों को जो है लेकर इसका जो है पूरा निचोड़ निकालना पड़ेगा। वो है सुख और दुख। यानी ये दो शब्द है सुख और दुख। इसी सुख और दुख के आधार पर है जो ये उपयोगी है या नहीं है। यानी ये राज्य और ये व्यवस्थाएं उपयोगी है या नहीं है, ये किस आधार पर तय होगा? ये आधार पर तय होगा सुख और दुख। यानी दो तथ्य हमारे सामने आए, सुख और दुख। अब ये दोस्तों सुख और दुख किसके लिए होते हैं? लोगों के लिए होते हैं, यानी नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए। अब किसी व्यवस्था के अंदर दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जो राजतंत्र था, क्या था? राजतंत्र। इसमें किसका शासन? राजा का शासन, निरंकुश शासन, किसी भी प्रकार का है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता था। तो राजा के शासन के समय लोग कितने दुखी थे या सुखी थे, इसी के आधार पर राजतंत्र का पूरा जो है
राजतंत्र की समीक्षा होती है। तो लोग कितने दुखी थे या कितने सुखी थे? सुखी थे तो कौन कौन सुखी थे, दुखी थे तो कौन दुखी थे, और सुखी थे तो कितने लोग सुखी थे? एक प्रजा का, पूरी प्रजा आती है राज्य के अंदर, तो क्या पूरी जो है प्रजा वो सुखी थी, या उसमें से कौन कौन लोग सुखी थे? क्या कोई दरबारी लोग सुखी थे, क्या कोई सेना के अफसर सुखी थे, क्या कोई जो है प्रशासन के व्यक्ति सुखी थे, या आम जनता सुखी थी? इसी के आधार पर इसकी पूरी समीक्षा होती है। यानी वहां की जो प्रजा है वो किस आधार पर है, सुखी है या दुखी है, उसी के आधार पर इस जो है पूरी तंत्र यानी राजतंत्र की सफलता व असफलता है वो निर्धारित होती थी। सफलता, असफलता। अब जब से राज्य का निर्माण हुआ है तब से यही बात सोची जा रही है कि जो राज्य है, वो व्यवस्था है, उसके अंदर जो प्रशासन, जो सरकारों का जो विविध रूप आया है, जिसके अंदर पहले जो है राजतंत्र बना, राजतंत्र लंबे समय तक चला, ये नहीं कि एक दो दिन में खत्म हो गया, नहीं, लंबे समय तक राजतंत्र रहा है। राजतंत्र के बाद में कैसे तानाशाही आई, यानी कुछ एक लोग, अभिजन वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आई, उसके बाद है वो जनतांत्रिक व्यवस्था आई। तो यहां तक आने के अंदर इन दो शब्दों का बहुत ही बड़ा महत्व हो रहा है, सुख और दुख। इसका सुख और दुख, यानी दो चीजें हमारे सामने आ रही है कि जो व्यवस्था है वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है, ये किस आधार पर तय होगा कि वहां के जो लोग हैं, उस जो है व्यवस्था के अंदर जो निवास करने वाले जो नागरिक है, वो सुखी है या दुखी है। सुखी है तो कितने सुखी है, दुखी है तो कितने दुखी है, इसी के आधार पर उसकी उपयोगिता तय होती है। दोस्तों देखो, आप शब्द का अर्थ आ रहा है उपयोगी शब्द। उपयोगी का मतलब है क्यों जरूरी, क्यों जरूरी, जरूरी किसके आधार पर, सुख या दुख के आधार पर। आज देखो, हम सब चाहते हैं, हम हमारे जीवन में क्या चाहते हैं कि सुखी होना चाहते हैं। क्या आप में से या कोई मेरे में से कोई ये चाहता है क्या कि मैं दुखी रहूं? कोई नहीं चाहता। सब ये लोग चाहते हैं कि हम सुखी रहें। और आज की जो भौतिकवादी दुनिया है दोस्तों, वो तो आप भी परिचित होंगे कि वो ज्यादा सुख चाहती है, दुख कभी भी नहीं चाहती है। अगर तनिक मात्र भी उसके जीवन में दुख आता है तो बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो सहनशीलता और वो संयम होता नहीं, जो एक दुख के अंदर व्यक्ति के साथी बनते हैं। संयम और जो है सहनशीलता, वो आज के जो है युवा वर्ग कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो नया जमाना आया है, जो भौतिकवादी दुनिया है, इसके अंदर लोगों को जो है सुख ही सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। और तनिक भी सुख दुख आ जाए तो सुख के अंदर थोड़ी सी भी है पटड़ी चूक जाए, या मान लो हो सकता है थोड़ा सा भी जीवन में तकलीफ आ जाए, तो लोग किस प्रकार से बिखर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वातावरण बना हुआ है, जो अभी का जो माहौल है, वो भौतिकवादी है। और भौतिकवादी दुनिया के अंदर जो है सुख सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, हमारे सामने जो मोटे तौर पे जो अर्थ आया है, वो राज्य और व्यक्ति के संबंधों के आधार पर, यानी जो व्यवस्था है और व्यवस्था के अंदर जो रहने वाले निवासी हैं उसके, या उस व्यवस्था का उपयोग करने वाले जो उसके वहां के जो निवासी है, उन्हीं के आधार पर है वो तय होता है कि जो व्यवस्था है वो कैसी है। यानी जो है व्यवस्था की सफलता और असफलता, सुख और दुख पर, तो दो तथ्य हमारे सामने बड़े आए, वो है सुख और दुख। अब ये सुख और दुख इसी के आधार पर है किसी भी व्यवस्था की उपयोगिता या सार्थकता सिद्ध होती है कि वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो सुखदायी है। क्यों जरूरी नहीं है? क्यों उसको हटाना चाहिए? क्योंकि वो दुखदायी है। ठीक है, तो ये जो उपयोगितावाद शब्द है, इसका जो है सबसे पहले, सबसे ये प्राचीन, देख ये भी धारणा प्राचीन है, लेकिन इसका सबसे पहले जो नाम इस्तेमाल किया, या यूं कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत करी है, वो एक अंग्रेज जो है शास्त्री है, शिक्षा शास्त्री, डेविड, या राजनीति शास्त्री भी कह सकते हैं, ह्यूम, डेविड ह्यूम। यानी उनको इसका जन्मदाता कहा जाता है उपयोगितावाद, डेविड ह्यूम। और डेविड ह्यूम के बाद में और अंग्रेज जो है विचारक है, जो इंग्लिश विचारक है, वो इस विचारधारा को, यानी उपयोगितावादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके अंदर आपकी प्रिस्टले, हचेसन,
प्रिस्टले, हचेसन और जो है पेले, ये जो तीन विचारक है, ये भी अंग्रेज विचारक है, ये तीनों विचारक इसी विचार को यानी डेविड ह्यूम के सुखवादी यानी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, उपयोगी किसके आधार पर होगी, सुख के आधार पर, पैमाना क्या है, सुख और दुख, तो उसके आधार पर जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो आपके उपयोगी व्यवस्था रहेगी। तो इन विचारों को आगे ले जाने का काम है वो प्रिस्टले वो हचेसन ने किया। अब दोस्तों, अब इन्होंने इस व्यवस्था को शुरू तो कर दिया, ये विचार दे तो दिया, लेकिन इस विचारों को व्यवस्थित तरीके से जो है एक उपयोगितावादी विचार के रूप में जो है राजनीतिक शास्त्रियों के सामने, या यूं कह सकते हैं जो आधुनिक दुनिया उसके सामने लाने का जो प्रयास है वो जेरेमी बेंथम ने किया। किसने किया है? जेरेमी बेंथम। ये भी इंग्लैंड के ही निवासी थे, अंग्रेज विचारक है, और इन्होंने अपने विचारों में जो है सबसे पहले दोस्तों एक ही चीज बताई, वो बताई कि जो मनुष्य है वो दो सत्ताओं के अधीन रहता है। मनुष्य दो संप्रभु सत्ताओं के अधीन रहता है। वे हैं आपके सुख और दुख, यानी दो जो सत्ताएं हैं उसके अधीन रहता सुख और दुख, और इसी से उसका किसका नागरिक उसका जीवन संचालित होता है। यानी प्रत्येक मनुष्य है वो सुख को देकर उसका उपभोग करेगा और दुख को देकर भागना चाहेगा, यानी उस व्यवस्था को छोड़ना चाहेगा। तो ये इसमें आगे ये भी बताते हैं कि जो है मनुष्य है वो दो सत्ताओं का अधीन है, वो आपका सुख और दुख है, और इन्हीं दो सत्ताओं के इर्द गिर्द व्यक्ति का जो है पूरा जीवन चलता है, और वो इसी के नियंत्रण में रहते हुए अपना पूरा जीवन यापन करता है, इसी के जो है नियंत्रण के अंदर रहता है। अगर इनको छोड़ना भी चाहता है फिर भी इनको छोड़ नहीं पाता, और इन्हीं व्यवस्थाओं से जो है बंधा हुआ और जुड़ा हुआ रहता है। यह बात किसने बताई थी? जेरेमी बेंथम ने। क्योंकि जो उपयोगितावाद है इसको व्यवस्थित तरीके से जो है दुनिया के सामने लाने का जो प्रयास है वो जेरेमी बेंथम ने, दोस्तों याद रखना, जेरेमी बेंथम ने ही इसकी जो है शुरुआत करी थी। अब दोस्तों इसका जो अर्थ अपन निकालते हैं कि भाई अब इस उपयोगितावाद का है वो अर्थ क्या है, तो सबसे पहले तो अर्थ निकालने के लिए हमें दो तथ्य यहां ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक तो है अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख, पहला बिंदु ये। दूसरा, अब अधिकतम सुख कब होगा? जब व्यवस्थाओं में क्या होगा? सुधार होगा। दूसरा है सुधारवादी दृष्टिकोण, यानी अधिकतम लोगों का हित है वो कैसे जो है हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कैसे जो है अधिकतम लोग सुखी रह सके, उसी को ही उपयोगितावाद का मुख्य ध्येय वाक्य माना जाता है, और ये एक सुधारवादी दृष्टिकोण है। क्या है? सुधारवादी दृष्टिकोण है। तो अब हम इसका अर्थ निकालें तो वो यही निकलता है कि का जो अर्थ है वो यही निकलता है कि उपयोगितावाद एक ऐसी सुधारवादी, देखो दोस्तों मैं इसमें सब शामिल कर रहा हूं, सुधारवादी व्यवस्था या दृष्टिकोण है
जो अधिकतम लोगों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्यरत है और 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 इसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। अधिकतम सुख है, यानी ये जो व्यवस्था है, ये जो दृष्टिकोण है, वो यही चाहता है कि व्यवस्थाओं को इस प्रकार से संचालित किया जाए कि अधिक से अधिक लोग हैं वो उससे फायदा ले सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, या यूं कह सकते हैं उनके जीवन का निर्माण या जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो राज्य दे। कौन करेगा व्यवस्था? क्योंकि व्यवस्था राज्य ही बनाता है। राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि अधिकतम लोगों को सुख प्राप्ति हो जाए। क्या प्राप्ति हो जाए? सुखी रहे, यानी कोई दुखी नहीं रहे। यानी ये एक लोक कल्याणकारी सिद्धांत भी है। क्या है? लोक कल्याण। इसका जो मूल आदर्श क्या है? लोक कल्याण, यानी जनता के कल्याण को लेके ये चलता है। इसीलिए कहते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है वो उपयोगितावाद, यानी किसी भी कार्य की सफलता या असफलता इस बात पे जो है तय होती है कि वो व्यवस्था सुख देने वाली है या दुख देने वाली। अगर दुख देने वाली व्यवस्था होगी तो वो व्यवस्था हमेशा बदलने के लिए तैयार रहेगी, और जो सुखदायी व्यवस्था है वो बनी रहेगी। तो ये चीज बताई, जेरेमी बेंथम ने भी बताई, हचेसन ने, पेले ने, सबने इनका जो है उपयोग किया है। और माल्थस आदि विचारक है, उन्होंने जो है इसको इस विचार इनकी जो उपयोगितावादी विचार है इनको जो है आर्थिक क्षेत्र में भी लागू करने का जो है प्रयास किया। अब बात करते हैं उपयोगितावाद का विकास। देखो 100 वर्षों के आसपास तक तो इसने ब्रिटेन की जो है राज्य व्यवस्था को है प्रभावित करने का प्रयास किया। 100 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक ब्रिटेन की व्यवस्था को प्रभावित किया। अब बात अपन विकास की करते हैं, तो इनका विकास भी जो है बहुत पुराना है। आपने नाम सुना होगा प्लेटो, हमने पहले पढ़ा है, अरस्तु। अब इनका भी विचार क्या था कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं होगी वही राज्य है। व्यक्ति का कल्याण सर्वोपरि, व्यक्ति का कल्याण। उन्होंने तो कई प्रकार से बताया था, नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि वो ये थोड़े दार्शनिक भी थे तो दार्शनिक विचार इनमें। तो व्यक्ति का कल्याण तो प्लेटो ने, अरस्तु ने शुरुआत करी। इसके बाद आपके प्रिस्टले, हचेसन, डेविड ह्यूम, ये लोग आ जाते हैं। उसके बाद हमारे अगर भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो चार्वाक दर्शन का नाम आपने सुना होगा। चार्वाक दर्शन, ये चार्वाक दर्शन भी इसी बात को लेकर चलता है, यानी अधिकतम सुख की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इसलिए वो कहता खाओ पियो और मौज करो। चार्वाक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाओ पियो और मौज करो। यानी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सब कुछ करना चाहिए और अपने जीवन का है जो निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वो सुख की इच्छा करता है व्यक्ति और उसको सुख मिलना चाहिए। और अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है 19वीं, 18वीं और 19वीं और 20वीं, 21वीं शताब्दी में, ये जो चारों शताब्दियां हैं इसके अंदर है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो लोक कल्याणकारी व्यवस्था में बदली है। किसमें? लोक कल्याणकारी, यानी लोक कल्याण। आधुनिक जो राज्य की हम परिकल्पना करते हैं तो उसमें लोक कल्याण यानी लोगों का कल्याण, यानी लोगों का सुख अधिक से अधिक कैसे हो, इसी को लेकर जो है ये व्यवस्थाएं निरंतर चल रही है। आज के जितने भी राज्य हैं वो आपके इसी जो है उपयोगितावादी विचार से प्रेरित होकर जो है अधिक से अधिक जन कल्याण के कार्य करते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था उपयोगितावाद और उसकी अर्थ, उसका जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और उसके विकास की यात्रा। तो आशा करता हूं बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।